सभी को। आज जो है हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। देखो, अगर मैं आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स का मतलब बताऊं तो थर्मल का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है समथिंग इज इन मोशन। यानी कि कोई, देखिए, अगर हम हीट की बात करते हैं तो हीट को हम लोग जो है जोड़ सकते हैं एनर्जी से। और अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो ये एनर्जी किसी भी तरह की एनर्जी हो सकती है। ये एनर्जी वर्क से भी क्रिएट हो सकती है, ये एनर्जी ट्रांसफर से भी क्रिएट हो सकती है और ये एनर्जी बहुत सारी चीज़ों से क्रिएट हो सकती है। और अगर मैं मोशन की बात करूं तो अगर ये एनर्जी मोशन में है या अगर ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है तो इट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है एक बहुत ही ज़्यादा लेंथी चैप्टर और बहुत ही ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे उतरते हैं। ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं और कुछ जो है आप कह सकते हो कि एक्टिविटीज से भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग जो है बेसिक चीज़ों से लेके थोड़े से एडवांस, थोड़े से IIT JEE तक के लेवल तक के जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नीट तक के भी क्वेश्चन को जो है देखने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन का मतलब होता है, अगर आप लोग लिखना चाहते हो लिख सकते हो, हैशटैग लगाइए थर्मोडायनेमिक्स एंड इसका जो एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है, द स्टडी अबाउट हीट, या आप ये भी कह सकते हैं एनर्जी। द स्टडी अबाउट हीट या एनर्जी एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी is known as thermodynamics। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी वर्क करते हैं वो भी एनर्जी से रिलेटेड है, और हम जो भी बोलते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वो सारी के सारी जितनी भी फंक्शन हम लोग जो है एक दिन के अंदर या आप ये कह सकते हो कि 1 ईयर के अंदर जो भी पूरा करते हैं वो सारी की सारी चीजें जो है वो एनर्जी से रिलेटेड। अगर हम एनर्जी को डिफाइन करने की कोशिश करें तो एक ऐसी चीज जो एक कांस्टेंट स्पीड से बस चलती ही जा रही है, क्योंकि देख सकते हो इस डेफिनेशन। अब हम जो है कुछ बेसिक टर्म के बारे में पढ़ेंगे। हैशटैग लगाइए सम बेसिक टर्म। सम बेसिक टर्म। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिस्टम की। अब ये सिस्टम है क्या? अगर मान लीजिए कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी भी बॉडी के बारे में या किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इस यूनिवर्स में, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, इट मींस उस समय पे, यानी कि वो स्टडी के टाइम पे वो मेरे लिए सिस्टम का काम करेगा। यानी कि मैं प्रॉपर तरीके से ये बोल सकता हूं कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, और वो एक बॉल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है और वो एक बॉल के बारे में बात कर रहा है, तो उस समय पे एंटायर यूनिवर्स किसी काम के लिए, सिर्फ अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो वो बॉल इस ह्यूमन के रेफरेंस में सिस्टम माना जाएगा। सिस्टम का मतलब ही हो जाता है कि जिस चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि जिस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, उस चीज को जो है सिस्टम कहा जाता है। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is अंडर ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब ये है कि अब एक बार में एक ही चीज को देखा जा सकता है या एक ही चीज को ऑब्जर्व किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो इट मीन्स वो हमारे लिए सिस्टम का काम करेगा।
है कि एक ऐसी प्रॉपर चीज जिसके बारे में हम ऑब्जर्व करते हैं, उस चीज को सिस्टम माना जाता है। उसके बाद अगर मैं मान लीजिए कि एक बॉक्स है और इसके अंदर एक जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट XYZ हो सकता है। अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, सिर्फ इस बॉक्स के बारे में, या इस आप ये कह सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट के बारे में जो बीच में रखा हुआ है, तो इस टाइम पे ये ऑब्जेक्ट मेरे लिए सिस्टम का काम करेगा। क्योंकि अगर सिस्टम की बात की जाए, जो कि आप ये कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो पार्ट यूनिवर्स का जो कि अंडर होता है ऑब्जर्वेशन के। अब ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को जो है बहुत अच्छे से समझना, यानी कि किसी भी चीज का अवलोकन करना, उसके बारे में जानना, पहचानना। और दूसरी बात ये कि जो ऑब्जर्वेशन करता है उसे कहते हैं ऑब्जर्वर, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इसके हिसाब से एक ऑब्जर्वर कहलाऊंगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर मैं किसी भी चीज के बारे में स्टडी कर रहा हूं तो इट मीन्स मैं ऑब्जर्वर हूं, और मैं जिस चीज के बारे में भी स्टडी कर रहा हूं वो ऑब्जर्वेशन मानी जाएगी। तो इसका जो है आप ये कह सकते हो कि ये आप लिख सकते हो विद एग्जांपल, ठीक है, रोक करके। चलिए आगे बात करते हैं। सिस्टम तो हो गया, अब हम लोग बात करते हैं सराउंडिंग के बारे में। तो जो सेकेंड पॉइंट है हमारे पास वो है सराउंडिंग। अगर मैं सराउंडिंग की बात करूं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वापस से वो बॉक्स बनाते हैं और इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट, अब इसको ऑब्जर्व करूंगा तो आसपास में भी तो कुछ चीजें मेरे को दिखेंगी, यानी कि आसपास में भी तो कोई सारे ऑब्जेक्ट दिख सकते हैं मेरे को, वो भी चीजें मेरी नजरों में आएंगी। तो इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट को छोड़ के, इस सिस्टम को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें हैं उन सभी को जो है सराउंडिंग कहा जाता है। यानी कि इस सिस्टम को छोड़ के, इस ऑब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितनी भी यूनिवर्स में चीजें हैं, मान लीजिए अगर मैं चांद पे बैठ के पृथ्वी को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो पृथ्वी मेरे लिए सिस्टम कहलाएगी, ये जो अर्थ है मेरे लिए सिस्टम कहलाएगा। और सिस्टम यानी कि आप ये कह सकते हो कि इस पृथ्वी यानी कि अर्थ को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें होंगी वो सब मेरे लिए सराउंडिंग कहलाएगा, क्योंकि सराउंडिंग का मतलब ही हो जाता है आसपास की चीजें। एक चीज पे आप फोकस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका फोकस करने का मतलब ये नहीं होता है कि बाकी की सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस पे फोकस करो वो हो गया सिस्टम, बाकी जो उस सिस्टम को छोड़ के, उस जिस चीज का बारे में आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस चीज को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें यूनिवर्स में होती है उसको कहा जाता है सराउंडिंग। यानी कि कहने का मतलब ये है कि द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। कहने का मतलब यह है कि सिस्टम की बात तो हमने कर ली, यानी कि जिसके बारे में ऑब्जर्व करते हैं उसे कहते हैं सिस्टम। और अब हम लोग बात करेंगे सराउंडिंग के बारे में। सराउंडिंग का मतलब ही जाता है कि अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो दैट मीन्स यही चीज एग्जिस्ट नहीं करती, इसको छोड़ के बहुत सारी चीजें अभी भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं और हमेशा करती रहेंगी। दैट मीन्स वो मेरे लिए सराउंडिंग का काम करेंगे। जब तक मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, इसके आसपास की चीजें या इससे बहुत दूर दूर तक की चीजें भी जो है, ठीक है, सराउंडिंग का काम करेगी। तो सिस्टम और सराउंडिंग का यही आप ये कह सकते हो कि जो है एक प्रॉपर डेफिनेशन मिलता है हम लोग को। तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग के बाद अब आता है यूनिवर्स। जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसे कहते हैं यूनिवर्स। इसमें कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अगर आप सिस्टम को प्लस कर दे सराउंडिंग के साथ, यानी कि सिस्टम को मिला दे सराउंडिंग के साथ, तो जो चीज बनती है उसे यूनिवर्स ही कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मून पे बैठ के
पृथ्वी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो पृथ्वी मेरे लिए यानी कि जो अर्थ है वो मेरे लिए सिस्टम का काम करेगी। जो मेरे लिए आप कह सकते हो कि उसके आसपास की चीजें हैं या बहुत दूर तक भी चीजें हैं तो वो सराउंडिंग का काम करेगी। और अगर मैं इन दोनों को ही मिला दूं तो ये दोनों ही मेरे लिए यूनिवर्स का काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों को ही मिला दो तो यूनिवर्स बनता है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में और यूनिवर्स के बारे में। चलिए सिस्टम यानी कि जिस चीज के बारे में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिस चीज को आप जान रहे हो, पहचान रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उस चीज को कहते हैं सिस्टम। अब सिस्टम में भी 3 तरह के सिस्टम होते हैं। पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। 3 तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब अगर मैं ओपन सिस्टम की बात करूं तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। मान लीजिए आपने जो है आपके घर में गैस है, उस पे आपने जो है आप ये कह सकते हो कि एक बर्तन रखा और उसमें जो है पानी डाल दिया। ठीक है, अब आप पानी को जब हीट देते हो यानी कि पानी को जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी जो है एक टेम्परेचर के बाद, एक टाइम के बाद जो है उबलना यानी कि बॉयल होना स्टार्ट कर। लेकिन उसी के साथ एक और फिनोमिनन होता है जो कि आप कह सकते हो कि वेपोराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पानी जो है वो भाप बन के उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ये ओपन कंटेनर में था, यानी कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा है जो कि जिसके अंदर से मास और एनर्जी दोनों ही आप कह सकते हो कि निकल सके, यानी कि ट्रांसफर हो सके। यानी कि द सिस्टम in which mass and energy both can transfer is known as open system। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से मास और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर हो सके, मास और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर हो सके, ऐसे सिस्टम को कहते हैं ओपन सिस्टम। कहने का मतलब ये है, अगर आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो आप ये लिख सकते हैं, system in which both mass and energy can exchange or transfer। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से मास और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज हो सके या ट्रांसफर हो सके, ऐसे सिस्टम को कहते हैं ओपन सिस्टम। अब अगर मैं आपसे बात करूं क्लोज सिस्टम के बारे में, मान लीजिए ये सेम कंटेनर आपने जो है यहाँ पे भी रखा, ठीक है, नीचे से हीट प्रोवाइड की, ठीक है, बट इस समय जो है ऊपर में एक ढक्कन रख दिया। पानी अभी भी उबल रहा है, भाप अभी भी निकलने की कोशिश कर रहा है। इस टाइम पे जब आप एक कंटेनर इसके ऊपर रख दोगे, यानी कि इसको पूरी तरीके से क्लोज कर दोगे, तो इसके अंदर से जो इवेपोरेशन जो प्रक्रिया चल रही थी, यानी कि जो भाप बन के उड़ रहा था पानी, वो अब उड़ना जो है बंद हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वो जो भाप जो उड़ रहा था वो जो आप कह सकते हो कि क्लोज हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें से एनर्जी तो रिलीज हो सकता है, यानी कि एनर्जी तो एक्सचेंज हो सके, नो डाउट, बट मास एक्सचेंज नहीं हो सकता। यानी कि क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर से एनर्जी कैन बी ट्रांसफर और एक्सचेंज, बट मास कैन नॉट बी एक्सचेंज। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी आप कह सकते हो कि सिस्टम जिसके अंदर से एनर्जी तो एक्सचेंज हो सके, नो डाउट, क्योंकि अगर आप एनर्जी की बात करोगे तो एनर्जी यहाँ पे हीट की फॉर्म में होते हैं, और एनर्जी जो है, ठीक है, वो आप कह सकते हो कि इस कंटेनर के थ्रू निकलता जाएगा। लेकिन मास को आप यहाँ पे रोक सकते हैं। लाइक आप ये कह सकते हो कि अगर मान लीजिए कि आपने जो है
समथिंग लीटर या कि 2.5 लीटर पानी लिया या कुछ भी आप अगर कितने भी लीटर पानी लिया, तो आप जब इसका जो है ठीक है इसे उबालने के बाद भी आप अगर चेक करोगे तो एटलीस्ट अप्रोक्स में इतने में आ ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मास काफी हद तक ट्रांसफर नहीं होता या एक्सचेंज नहीं हो सकता, लेकिन एनर्जी पूरी ट्रांसफर होती है। क्यों? क्योंकि कंटेनर थोड़ी देर बाद जाके अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। अगर आप इसे जो है गैस के ऊपर से उतार के रख दोगे तो कंटेनर जो है थोड़ी देर बाद जाके अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। इससे हमें यह पता चल जाता है कि क्लोज सिस्टम के अंदर से एनर्जी तो ट्रांसफर हो सकता है नो डाउट, लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं क्लोज सिस्टम। अगर इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो आप ये लिख सकते हो, सिस्टम इन विच मास कैन नॉट बी ट्रांसफर और एक्सचेंज बट एनर्जी कैन बी एक्सचेंज। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा हाइपोथेटिकल सिस्टम के बारे में, क्योंकि ऐसे सिस्टम को बना पाना अभी के टाइम पे तो आप ये कह सकते हो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जिस हिसाब ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर से ना तो मास ट्रांसफर हो, यानी कि ना ही मास एक्सचेंज हो और ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो। कहने का मतलब ये है कि दोनों ही एक्सचेंज नहीं हो सकते, ना ही मास एक्सचेंज हो सकता है और ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। दोनों में से कोई भी चीज एक्सचेंज नहीं हो सकता और ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अगर हम एक बॉटल की भी बात करें, यानी कि जो कंपनियां ये दावा करती है कि हमारे बॉटल में जो है पानी ज्यादा देर तक गर्म रहेगा या ठंडा रहेगा, काफी टाइम बाद यानी कि कुछ टाइम के बाद उनके अंदर से भी बॉटल का पानी जो होता है अगर गर्म है तो ठंडा हो जाएगा और अगर ठंडा है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर से, आइसोलेटेड बॉडी के अंदर से ये दोनों चीज ट्रांसफर नहीं हो सकती। मेन मुद्दा तो एनर्जी का है। अगर हम मास के लिए एक बार सोच भी सके तो चलिए, मास तो बिल्कुल ही नहीं, यहाँ से निकल ही नहीं सकता, लेकिन एनर्जी का क्या? ऐसे टाइम पे अगर ये बॉक्स के अंदर ही एनर्जी रह गई तो एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होगी? क्योंकि एनर्जी अपने आप तो बॉक्स के अंदर यानी कि डब्बे के अंदर, सिस्टम के अंदर बनेगा नहीं। तो ऐसे में जो है आप ये कह सकते हो कि इसीलिए जो इसको हाइपोथेटिकल मान लिया जाता है थोड़ी देर के लिए। बट हमें पढ़ना इस सिस्टम के भी बारे में है, इस सिस्टम के बारे में और इस सिस्टम के बारे में, यानी कि ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम के तीनों के बारे में पढ़ना है। आप इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लीजिए, सिस्टम इन विच मास एंड एनर्जी कैन नॉट बी एक्सचेंज और ट्रांसफर। तो ये था, आप ये कह सकते हो कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक से बेसिक बातें थी ये, ठीक, इसे नोट करिए। कॉन्सेप्ट आता है इसमें कि इन दोनों के अंदर जो वॉल यूज होती है इसे कहते हैं डायथर्मिक वॉल, यानी कि एक ऐसी वॉल जो मास को तो काफी हद तक रोक सकता है बट एनर्जी को नहीं, यानी कि एनर्जी को जो है ट्रांसफर करने के लिए सपोर्ट करते हैं बट मास को ट्रांसफर करने से काफी हद तक, यानी कि मास को एक्सचेंज करने से काफी हद तक रोक सकते हैं। आइसोलेटेड में जो वॉल यूज होता है उसे कहते हैं एडियाबैटिक वॉल। ये ना ही मास को ट्रांसफर होने देते हैं और ना ही एनर्जी को, यानी कि ये वो वॉल होते हैं, यानी कि ये वो आप कह सकते हो कि बैरियर का काम करते हैं, ना ही जहां से ना ही एनर्जी एस्केप कर सकता है और ना ही मास। और तो ये थी कुछ बातें ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में, इसे नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की दो प्रॉपर्टीज होती है,
एक एक्सटेंसिव और दूसरी इंटेंसिव। दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है किसी भी सिस्टम की। लाइक सबसे पहले अगर मैं तो मास एंड साइज इंडिपेंडेंट होते हैं, और अगर इसकी बात की जाए तो ये मास एंड साइज डिपेंडेंट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्हें फर्क पड़ता है कि कितना ज्यादा इनके पास मास है या कितनी बड़ी इनकी साइज है, बट इन्हें ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि कितना ज्यादा इनके पास या कितना कम इनके पास मास है, या कितनी बड़ी इनकी साइज या कितनी छोटी इनकी साइज। कहने का मतलब ये है, तो इसमें जो है एग्जांपल आता है वॉल्यूम। पहला H का मतलब होता है एंट्रोपी, S का मतलब होता है एंथैल्पी, G का मतलब होता है गिव्स फ्री एनर्जी, और C का मतलब होता है हीट कैपेसिटी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम हो या मास हो या मोल हो या इंटरनल एनर्जी हो या एंट्रोपी हो, एंथैल्पी हो, गिव्स फ्री एनर्जी हो या हीट कैपेसिटी हो, ये सारे के सारे मास और साइज दोनों पे ही डिपेंड करते हैं। जैसे प्रॉपर्टी की बात करूं तो मास और साइज दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, जिसमें से सबसे पहला एग्जांपल जो आता है वो आता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर की यूनिट जो होती है वो केल्विन, केल्विन में हमेशा भी है, और भी है मोलर एसेट्रा। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और ये हो गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास और साइज इंडिपेंडेंट होते हैं, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास एंड साइज इंडिपेंडेंट होते हैं, जिसके कुछ ये एग्जांपल हैं। इनके बारे में जो है बारी बारी से चर्चा करेंगे, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो वो मिलके बनाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दो एक्सटेंसिव आपस में एक दूसरे के जो है डिविजिबल फॉर्म में जब आती है तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनता है। ऐसे ही जो है एग्जाम्पल में कंसंट्रेशन, अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो कंसंट्रेशन मोल अपॉन में वॉल्यूम से बनता है, और दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दोनों को ही आप कह सकते हो कि डिविजिबल के फॉर्म में जो है जब करते हैं तो कंसंट्रेशन आता है। उसके बाद इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉट एडिटिव। कहने का मतलब ये है कि आप इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को कभी भी जोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर हम तीसरी बात करते हैं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है आर एडिटिव। ये बातें एग्जाम में बहुत ज्यादा ही पूछता है कि क्या दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को या कुछ इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड किया जा सकता है, तो वहां पे लिखे आना नो। क्यों? नोट कर लीजिए इसको। तो फंक्शन की बात की जाए तो दो तरह के फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अगर स्टेट फंक्शन की बात की जाए तो ये जो होते हैं डिपेंडेंट ऑन
initial, dependent on initial and final state। कहने का मतलब ये है कि अगर स्टेट फंक्शन की बात की जाए तो ये हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज शुरुआत में कैसी थी और बाद में जाके कैसी हो। कोई आइस था जो कि कुछ देर बाद जाके, कुछ टाइम बाद जाके वाटर यानी कि लिक्विड में बदल गया। तो अब बीच में कैसे बदला, क्या किया उसको पानी में बदलने के लिए, स्टेट फंक्शन को उससे कोई मतलब नहीं। उसे सिर्फ इतने से मतलब है कि पहले क्या था और फाइनली जाके क्या हो गया, क्या स्टेट चेंज हुआ, क्या उसकी आप कह सकते हो कि काफी जो है प्रॉपर्टी चेंज हुई। तो यस, कहने का मतलब यह है कि पहले क्या था और बाद में क्या हो गया, स्टेट फंक्शन को सिर्फ उतने से मतलब होता है। अब अगर आगे बात की जाए तो इसका जो है ये आप कह सकते हो कि दूसरा पॉइंट, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। इन्हें रास्ते से कोई मतलब नहीं है, बस चलवा दो। शुरुआत में कैसे थे ये देखते हैं और फाइनली जाके क्या हुआ ये इसको नोटिस करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में डेल्टा यू, डेल्टा एच के बाद में पाथ फंक्शन की बात करूं तो इट इज डिपेंडेंट ऑन पाथ। यानी कि भाई अगर इसने शुरुआत में ऑब्जर्व किया और फाइनली ऑब्जर्व किया तो पाथ फंक्शन में बीच में कैसे इसको पानी बनाया गया, कितनी ज्यादा टेम्परेचर दी गई या क्या क्या काम किया गया, पाथ फंक्शन उस चीज को डिफाइन करता है। पाथ फंक्शन आपको ये बताएगा कि रास्ते में हुआ क्या क्या, किस तरीके से चीजों को जो है डिनोट किया गया, क्या क्या किया गया, क्या क्या बातें बताई गई, एक बर्फ को पानी बनाने के लिए कितना टेम्परेचर दिया गया, वो सारी बातें जो है ठीक है पाथ फंक्शन में हो जाती। इट इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, यानी कि ये रास्तों पर निर्भर होता है। जिस तरह की बेस्ट एग्जांपल होते हीट एंड वर्क, ये दो इसके बेस्ट एग्जांपल हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आज हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, कितने तरह के सिस्टम होते हैं, सराउंडिंग कैसे कहते हैं, यूनिवर्स किसे कहते हैं, सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, फंक्शन किसे कहते हैं, पाथ फंक्शन किसे कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स टर्म थे, अभी और भी 2-4 बेसिक्स टर्म्स हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके बाद जो है और भी ढेर सारी चीजों को, हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स। ज्यादातर इस चैप्टर से जो है थ्योरी पोर्शन आता है एग्जाम में भी, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जिसपे जो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आप सभी को।